अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में कुछ जानते हो पंजाबी की मिसाल है, कहते हैं ना अब एंट पक गया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये जो एंट है ये पक गया है, यानी महाज जो है वो गर्म हो गया है, क्योंकि काजी साहब के चार्ज लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ नई किस्म की जिद्दतें लाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो फोकस है वो आम साइल के लिए इंसाफ की फराहमी के लिए है। और ये जो आम साइल को इंसाफ फराहम करना है ये इस वक्त जनाब काजी की सबसे बड़ी तरजीह है। और काजी ये चाहता है कि जनाब मैं ये इस काम को जल्द अज जल्द पूरा करूं, लेकिन वो क्या करें। मुसीबत ये है कि जब जब स्टेटस को तोड़ने की कोशिश होती है तब उस स्टेटस को से फ़ायदा उठाने वाले जो अफराद हैं वो जो है वो रुकावटें पैदा करते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं, और वो किसी भी सूरत एक ऐसे निज़ाम को जो है वो कायम नहीं होने देते जो एक पायदार नताइज का हामिल हो। और इसीलिए जो बहुत सारे अंदरूनी एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कोशिशें करते हैं कि जनाब ये जो सिस्टम है ये किसी भी सूरत कामयाब ना हो। काजी साहब के चार्ज लेने के बाद दो तीन इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट्स हुई। सबसे पहले एक खातून को पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जजीला असलम साहिबा को बना दिया गया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। काजी साहब ने अपने नाम के साथ चीफ जस्टिस ने लिखा। काजी साहब ने जो पहला मुकदमा बनाया उसके लिए फुल कोर्ट किया। पहले मरतबा पहले दिन अपने जो फेलो जजेस हैं उनका एक इजलास भी बुलाया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बराह रास्त जो कवरेज है सुप्रीम कोर्ट में होने वाले अहम तरीन मुकदमे की उसकी समाअत को यकीनी बनाकर इस बात का पैगाम दिया कि जनाब देयर आर नो होली काउस, यहाँ पर कोई मुकद्दस गाय नहीं है। और इसका मतलब यह है कि वो जो हाथ है वो डालने के लिए अब उन्होंने कुछ कोशिशें की हैं। एक अहम तरीन इजलास है जो आज जो है तलब कर लिया गया है। आज शाम को काजी साहब कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस करने जा रहे हैं और इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात लाना है। और ये इस्लाहात काजी साहब जो है वो बार और बेंच दोनों के साथ मिलकर लाना चाह रहे हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है दरोग बगर्दन रावी बताया ये जा रहा है कि काजी साहब के चार्ज लेने के बाद एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने काजी साहब को कुछ सिचुएशन से आगाह किया था और उन्होंने बताया था काजी साहब को कि जनाब किस तरीके से ये जो सिस्टम है वो चल रहा है और किस तरीके से जो आम साइल है उसकी दाद रसी नहीं हो रही। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में माजी में होने वाली जो सरगर्मियां हैं उनका तमाम कच्चा झटा खोल के रख दिया था और उन्होंने कहा कि जनाब जल्द समाअत की दरख्वास्तें आती हैं लेकिन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता। और सबसे ज़्यादा तरजीह जो है वो सियासी मुकदमात को और ख़ास तौर पर किसी एक सियासी फरीक के हक़ या मुखालफत में आने वाले मुकदमात को दी जाती थी। और इस रविश के नतीजे में जो एतमाद है वो भी बहुत ज़्यादा लोगों का शेक हो रहा है, बल्कि लोग जो हैं अब वो तरह तरह की बातें करना शुरू हो गए हैं। हमें इस सूरत हाल का तदारुक करना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से उठाए जाने वाले नकात जो उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने रखे हैं वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस के हामिल हैं। और शायद यही वजह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से दिलाई जाने वाली तवज्जो के बाद जो अपना रुख है वो ज़रा तब्दील किया है। और पहली मरतबा काजी साहब की तरफ से इस बात का इंदिया दिया गया है कि सियासी मुकदमात उनकी तरजीह नहीं होंगे। और ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल शिफ्ट होगा उन तमाम लोगों के लिए जो अपने फ़ायदे के लिए अदालतों के कंधों को इस्तेमाल करते जा रहे हैं। और इसके लिए ज़रा थोड़ी सी सिचुएशन अब ज़रा महदूद होना शुरू हो गया। काजी साहब ने जो इस्लाहात हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया है। अदालती स्टाफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी तश्कील दे दिया गया है ताकि काजी साहब जो हैं वो बराह रास्त इंतज़ामी मामलात पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अमला है उसको हदायत दे सकें। इसका मतलब है कि जनाब यहाँ पर अब कुछ ज़्यादा तब्दीलियाँ आने जा रही हैं। और उसके लिए जो मैंने आपको बताया कि जो बात उनके कानों तक पहुँची थी वो यही थी कि जो ताख़ीर है उसको किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और काजी साहब की तरफ से ये जो इजलास बुलाया जा रहा है इसमें जो है इसी बात का फ़ैसला किया जाएगा कि इंसाफ की फराहमी में बेहतरी के लिए केसेस को समाअत के लिए कैसे मुकर्रर किया जाए। जो वकला हज़रात हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, सुप्रीम कोर्ट बार के और दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं और लोअर कोर्ट्स हैं
وہاں پر سپیڈی ٹرائل کے لیے کون کون سے اقدامات کیے جائیں اور وکلا کو کس طرح قائل کیا جائے کہ جناب آپ نے تاخیری حربے استعمال نہیں کرنے. پریورٹائز کیا جائے گا پاکستان کے جو ہے عدالتی نظام کو، اور جو سالوں سے مقدمات زیر التوا ہیں جناب ان کا کیا جائے گا اب فیصلہ. اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سا جو ہے نا اقدام ہے جو وہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ قاضی صاحب نے جو براہ راست نشر ہوئی تھی سماعت، اس میں ایک سے زائد مرتبہ جو ہے وہ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس وقت تقریباً 57,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور آج کا دن جو ہم اس مقدمے کو یعنی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کو دے رہے ہیں، اس ایک دن میں تقریباً 150 مقدمات مزید سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں. لہٰذا ہماری پہلی ترجیح لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اور یہ مقدمات کا جو لوڈ ہے اس کو کم کرنا ہے. اور جو پہلے دن جو قاضی صاحب کی طرف سے 5 بینچز بنائے گئے تھے ان میں تقریباً 150 مقدمات کو سماعت کے لیے فکس کیا گیا تھا، اور اس میں سے آج اطلاعات کے مطابق قاضی صاحب اور قاضی صاحب کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ بنایا گیا تھا جس میں جسٹس امین اور جسٹس عطر من اللہ شامل تھے، انہوں نے آج 15 میں سے 3 مقدمات کو نپٹا دیا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سپیڈی ٹرائل کی طرف جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھے گا. امپورٹنٹ بات اس میں سب سے امپورٹنٹ بات میرے نزدیک جو ہے وہ آرٹیکل 184(3) ہے، اور ایک بات اور اشارہ دیا گیا ہے کہ جناب یہ جو چسکے لینے کے لیے درخواستیں ڈال دیتے ہیں، پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا درخواست ڈال دی، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا اب درخواست ڈال دی، عمران خان کی بچوں سے بات چیت نہیں ہوئی درخواست ڈال دی، نواز شریف صاحب کو اب جو ہے وہ لاہور اتریں گے، اسلام آباد اتریں گے، کس جگہ پہ اتریں گے، درخواست ڈال دی. انہوں نے کہا جناب اس طرح کی درخواستیں جو ہیں اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. یہ بنیادی طور پر ایک منظرنامہ ہے، پیغام ہے، ایک واضح طور پر یہ کہ جناب کام سے کام رکھا جائے گا اور کام سے کام رکھا جانا چاہیے. پیورٹی انصاف فراہم کرنا ہے، اور یہ انصاف کی فراہمی کے عمل میں کسی بھی صورت کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی. دوسرا اسپیکٹ میری نظر میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے سٹیٹس کو، جس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ جو ہمارا نظام انصاف ہے بدقسمتی سے یہ شروع سے ہی بہت ہی زیادہ کمپرومائزڈ رہا ہے. یہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس کے آگے ہمیشہ سے سرنگوں رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کرنے کے لیے جو عدلیہ ہے اس کو استعمال کیا. ماضی کے اندر اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے. قاضی صاحب کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹاسک، سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہوگا کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو انصاف فراہم کریں، اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک جس کو وہ فوری طور پر ان کو سامنا کرنا پڑے گا وہ ہوگا 2 ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. یہ آپ کہیں گے جناب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ پاکستان کے اندر جیسے میں نے بھی آپ سے گزارش کی نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ عدالتوں کو استعمال کیا ہے، اور وہ کس موقع پر استعمال کیا ہے؟ انہی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے چکروں میں. اور انہی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو پک اینڈ چوز ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مشوروں سے ہوتا تھا، اور اس معاملے میں اس حد تک چیزوں کو زیر غور رکھا جاتا تھا کہ کون سا بندہ کب تک سپریم کورٹ میں رہے گا، اور اس کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے کے کتنے امکانات پائے جاتے ہیں. یعنی اس حد تک چیزوں کا جائزہ لے کر بندے کو ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کیا جاتا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی کوشش یہ کی جاتی تھی کہ جو ہم خیال ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ان کو یہاں پر رکھا جائے. اب یہ جو 2 ججز کی تقرری ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں گا ماضی میں، کہ ایک جج صاحب کو جو ہے ہائی کورٹ کے اندر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ پسند نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ ذرا تھوڑے سے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ جو ہے سیاسی آزادیاں دینا لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا وہ دھڑا دھڑ جو ہے نا لوگوں کو پولیٹیکل پرسنالٹیز کو اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے لیے ان کے دل میں نرمی پائی جاتی تھی. اور چونکہ عمران خان صاحب ہر ایک معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے جا رہے تھے تو یہ ریلیف اس وقت کی حکومت یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت کو پسند نہیں آ رہا تھا. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جج صاحب چلے جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان. عمر الطاف بندیال صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اپنی مرضی کے وہ 2
जजेस को लेके आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसके लिए उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुला लिया था। अब उस मौके पर एक जगह ऐसी आ चुकी थी कि जो उमरता बंदयाल साहब हैं उनके पास अक्सरियत मौजूद नहीं थी, क्योंकि जुडिशल कमीशन में जहाँ पर सीनियर मोस्ट जज मौजूद होते हैं दो, और चीफ जस्टिस होते हैं, उनके साथ अटर्नी जनरल भी उसके मेंबर होते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल का भी एक नुमाइंदा होता है, एक रिटायर्ड जज साहब होते हैं, और हुकूमत की नुमाइंदगी वज़ीर कानून करते हैं। उस मौके पर ये जो उमरता बंदयाल साहब के लिए अपनी मर्ज़ी के दोनों जजेस को लगाना मुश्किल हो गया था, लिहाजा एक तनाज़ा डेवलप हो गया था। आपको याद है खतूत का तबादला हुआ था कि जनाब तकर्री मुस्तरद कर दी गई, तकर्री जो है उसको इजलास को मौखर कर दिया गया, इस तरह के खतूत के तबादले हुए थे। और फिर इस बात का इंकशाफ हुआ था, आज़म नज़ीर तारड़ साहब उस वक्त वज़ीर कानून थे, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया था कि जनाब जनरल बाजवा साहब ने उस वक्त मुदाखलत की थी, और तो एक ताड़ा एक साडा वाले फार्मूले के तहत ये मामले को आगे ले जाया गया था। और फिर जस्टिस साहब जो थे जिनको फेडरल गवर्नमेंट चाहती थी कि वो जनाब हाई कोर्ट से उठे इस्लामाबाद से और वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब एलिवेट हो गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे, और दूसरे जज साहिबा थी जो यहाँ से वहाँ पर चली गई थी। वो इस तरह की एक सिनेरियो डेवलप हुआ था। अब भी 2 सीटें खाली हैं और इन 2 सीटों पर तकर्री होनी है, और ये पहला टास्क होगा कि क्या जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब अपनी जो उनका माइंड है, जिसका वो माजी के अंदर इजहार करते रहे हैं कि जनाब सीनियरिटी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो क्या ये जो 2 सीट्स खाली होंगी इसमें वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर अमल दरामद करते हुए हाई कोर्ट से सीनियर मोस्ट जजेस को लेके आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा कि जिस सूबे से रिप्रेजेंटेशन कम हो रही होगी उसी सूबे से रिप्रेजेंटेशन को बहाल किया जाएगा। ये वो 2 चीज़ें हैं, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख को किस तरीके से कम किया जाएगा ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मामला है। लोगों को इंसाफ फराहम करना भी इम्पॉर्टेंट मामला है, और ये जो इस्टेब्लिशमेंट के असरात से पाक जजेस को और ट्रूली जिसे कहते हैं अपराइट जजेस को लेके आना सुप्रीम कोर्ट में, ये भी एक बड़ा टास्क है। और अगर इस टास्क के अंदर जनाब काजी फ़ैज़ ईसा साहब ये कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो है हम कुछ बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है ना पहले मौके पर ही कुछ इस तरह के खुदा न खास्ता इम्कानात कहीं पैदा ना हो जाएंगे जनाब, जो है ना एक इस तरह का कुछ तासुर मिलना शुरू हो जाए कि काजी साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अलबत्ता स्टेटस को के जो परवरदा लोग हैं वो यकीनी तौर पर इस वक्त वो बुकौल बिलावल साहब उनकी कांपे टांग रही होंगी, वो ज़रा थोड़ी सी इस वक्त की सिचुएशन है। देखते हैं कि लोगों को इंसाफ की फराहमी और सियासी असरात से पाक अदलिया के क़याम के लिए जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की कोशिशें किस हद तक कामयाब होंगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।